हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे कार्यपालिका। और कार्यपालिका क्या है, इससे आप लोग परिचित हैं कि सरकार के 3 मुख्य भाग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसा आप सबको विदित है कि कार्यपालिका का जो कार्य है वो क्या है कि व्यवस्थापिका द्वारा जो बनाए गए कानून है उन्हें वो कार्य रूप देती है। जब कभी भी कोई भी विधेयक जब तक पारित नहीं होता तब तक वो पेपर में ही रहता है। यदि पेपर में ही रखने हैं कानून तो फिर कार्यपालिका की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन उन कानूनों को फैलाना है, कहाँ से? ऊपर से लेकर नीचे तक, पूर्ण एक एक नागरिक तक उन कानूनों का फैलाव होना चाहिए। और यही फैलाव का जो कार्य है वो कार्यपालिका करती है। जैसा इसके नाम से मालूम चलता है कि कार्यपालिका की हर किसी कानून को जब कार्य रूप देना होता है, पेपर में नहीं, केवल कार्य रूप देना होता है, तभी कार्यपालिका का जो कार्य है प्रारंभ हो जाता है। तो कार्यपालिका के विशिष्ट महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें हम पॉइंट के माध्यम से पढ़ेंगे। तो जैसा पहला कार्य है प्रशासन संबंधी कार्य। जो भी कार्य होते हैं प्रशासनिक कार्य, प्रशासन से जिन जिन चीजों का संबंध होता है वो सभी प्रशासन से संबंधित कार्यों में आते हैं। वैदेशिक मामलों में संबंधों का संचालन, इसका अर्थ होता है विदेशों से किस प्रकार के संबंध का संचालन करना होता है। सैनिक कार्य, जो हमारा रक्षा विभाग है वो किस प्रकार से कार्यों को संचालित करता है। नीति निर्माण संबंधी कार्य कि कौन कौन सी ऐसी नीतियां होती हैं जो होती तो व्यवस्थापिका द्वारा पूर्ण की जाती है, लेकिन कुछ हिस्सा कार्यपालिका के पास भी आ जाता है, वो नीति निर्माण संबंधी कार्य में भी सम्मिलित हो जाती है। वित्तीय कार्य कि राष्ट्र का जो वित्त है, पूरे भारत का जो धन है, वो धन भी कार्यपालिका द्वारा ही पूर्ण रूप से व्यवस्थित ढंग से खर्च किया जाता है। और इनके अतिरिक्त और भी ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कार्यपालिका के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं, वो विविध या अन्य कार्यों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम कार्यपालिका के कार्यों को एक एक पॉइंट के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रशासन संबंधी कार्य क्या है या सैनिक या अन्य विविध कार्य क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक को, फर्स्ट पॉइंट को, प्रशासन संबंधी कार्य। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्यपालिका के कार्य और उनमें से पहला प्रशासन संबंधी कार्य। राज्य राजनीतिक रूप में एक संगठित समाज है जिसमें प्रमुख रूप से शांति व व्यवस्था कायम रहती है। राज्य में व्यापार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व दंड व्यवस्था की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इन समस्त कार्यों की पूर्ति हेतु प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना, आदेश निर्देश देना आदि पर प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण होता है, जिसे कार्यपालिका का प्रमुख कार्य माना जाता है। कि राज्य में होने वाली समस्त गतिविधियों पर कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण होता है। कि हम मनुष्य जिस समाज में रहते हैं, जो सामाजिक समाज भी है, साथ में राजनीतिक समाज भी है, तो सामाजिक और राजनीतिक समाज में हमारी जो मुख्य आवश्यकताएं हैं, जो दैनिक दिनचर्या के रूप में प्रारंभ होती हैं और कहीं ना कहीं प्रगति लेकर हमें अपने जीवन के लक्ष्य तक भी पहुंचाती हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है व्यापार, बाजार, प्रशासन, कृषि, सेनाएं और भी बहुत सारी चीजें, दंड व्यवस्था और शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संस्कृति है, ये सारी चीजें, इन सब पर प्रशासन का पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है। और ये नियंत्रण
जब कार्य करता है, कार्य रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है, तभी वो कार्यपालिका का प्रमुख कार्य बन जाता है। तो ये जो समस्त हमारे जीवन के आयाम है, उन समस्त आयामों के ऊपर कार्यपालिका नियंत्रण करती है और अपने प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है। तो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना और आदेश और निर्देश देने का जो कार्य है, वो कार्यपालिका का ही कार्य होता है कि किसे कौन सा आदेश देना है और किस विभाग को कौन सा आदेश देना है और उन आदेश निर्देशों की पूर्ति किस रूप में करनी होगी। तो प्रशासन अपने राज्य की जो सुख सुविधा के लिए नागरिकों के लिए कार्य करता है, वो पूर्ण रूप से उसके लिए सजग रहता है और सज्ज रहता है, और यही है प्रशासन संबंधी कार्य। दूसरे कार्य की ओर बढ़ते हैं, वैदेशिक मामलों व संबंधों का संचालन। वर्तमान युग वैश्वीकरण का युग है। वैश्वीकरण का अर्थ है कि प्रत्येक राष्ट्र वर्तमान में यदि किसी अन्य राष्ट्र से संबंध प्रगाढ़ नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी प्रगति को स्वयं रोक देता है। प्रत्येक राष्ट्र परिपूर्ण नहीं होता। हम इसको छोटा से उदाहरण के रूप में समझेंगे। जैसे हम मानव अपनी दैनिक दिनचर्याओं के लिए किसी न किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं, सुबह की चाय से हमारी शुरुआत होती है, तो चाय के लिए हम डिपेंडेंट है कि दूध आएगा तभी चाय बनेगी, यानी कि आप निर्भर हो गए दूध वाले पे। खाने की यदि हम बात करते हैं, नाश्ते की हम बात करते हैं, तो वो भी अन्य साधनों से, व्यापारिक साधनों से हमारे समक्ष उपस्थित होता है। और यदि हम बात करते हैं शिक्षा या स्वास्थ्य की, तो यदि हमको शिक्षा हासिल करनी है तो हमें किसी स्कूल कॉलेज के माध्यम से हमें शिक्षा प्राप्त होगी, और यदि हमें अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए कुछ कार्य करना है तो हमें उससे संबंधित जुड़ी हुई संस्थाओं को ढूंढना होगा। तो ये हमारी दैनिक जो दिनचर्या है, वो सारी की सारी चीजें किस पर नियंत्रित रहती है? वैदेशिक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वैसे ही प्रत्येक राष्ट्र अपनी प्रगति और उन्नति के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहता है। अब वो प्रगति और उन्नति वैज्ञानिक हो सकती है, शैक्षणिक हो सकती है, अनुसंधानिक हो सकती है, व्यापारिक हो सकती है, या कई प्रकार की हो सकती है। हमें सिर्फ इतना समझना है कि अपने रिश्तों की प्रगाढ़ता से ही एक राष्ट्र उन्नति की मार्ग पर चल पड़ता है, और वही उन्नति उसके राष्ट्र की उन्नति बन जाती है, जिसमें नागरिक भी सहभागी होते हैं। तो ये सहभागिता का जो कार्य है, वो कार्यपालिका ही नियंत्रित करती है, यही उसका प्रमुख कार्य है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में अपने देश को विकसित करने हेतु विदेशों से सहायता लेनी पड़ती है। इसीलिए देश विदेश में राजदूतों की नियुक्ति करना, अन्य देशों के साथ साथ अपने देश में भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखने में इन राजदूतों की मदद मिलती है। संधियां व समझौते द्वारा प्रत्येक राष्ट्र में विशेषज्ञों के द्वारा अपने राष्ट्र में विशेषज्ञों द्वारा कूटनीतिक चतुराई से राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए संधि व समझौते किए जाते हैं। प्रत्येक राष्ट्र में राजदूतों की उपस्थिति हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य कई सारे आयामों की पूर्ति ये करते हैं, और ये राजदूत संधि और समझौते में भी हमारी मदद करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए ही दूसरे राष्ट्र से संधि या समझौता करता है। उस समय ये राजदूत हमारी मदद करते हैं, और इन राजदूतों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा ही होती है, और यही इसका मुख्य कार्य है। अगला कार्य है सैनिक कार्य। हम सबको ज्ञात है कि 3 प्रकार की सेनाएं होती है, जल, थल और वायु सेना। ये तीनों सेनाएं मिलकर क्या करती हैं? हमारे रक्षा करती हैं, सुरक्षा करती हैं।
चाहे सामान्य काल हो या फिर युद्ध काल हो। तीनों ही समय में दोनों ही कालों में ये तीनों सेनाएं हमारी रक्षार्थ हमेशा उपस्थित है। तो इन सेना के सेनाध्यक्ष और इन सेनाओं के द्वारा जो भी इनके कार्य है, रक्षा का कार्य, उनको पूर्णता देने के लिए कार्यपालिका प्रमुख रूप से उपस्थित रहती है। और कार्यपालिका ही मुख्य जो अधिकारी होते हैं, कार्यपालिका के जो प्रधान द्वारा ही इनके मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति होती है कि जल, थल और वायु सेना के जो प्रधान होते हैं वो कार्यपालिका प्रधान ही होते हैं तथा विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना इनका प्रमुख उत्तरदायित्व होता है। इसलिए भारत का राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार युद्ध व शांति की घोषणा करता है कि हमने अपने सर्वोच्च पदाधिकारी को ये पूर्ण अधिकार दे दिया है। जो कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी है अर्थात राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति ही ये घोषणा करता है कि ये समय सामान्य काल है या संकट काल है। तो ये तीनों सेनाओं के माध्यम से हमारी जनता का या हमारे राष्ट्र का हमेशा हित सोचता है और उसे युद्ध से बचाता है। यही सैनिक कार्य के अंतर्गत आता है। अगला कार्य है नीति निर्माण संबंधी कार्य। नीति निर्माण संबंधी कार्य का अर्थ होता है कि नीतियों का निर्माण करना। यूं तो ये कार्य व्यवस्थापिका का है कि व्यवस्थापिका के पास कानून बनाने की क्षमता होती है और वही उसका मुख्य कार्य है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन व्यवस्थापिका के पास इतने अधिक कार्य हो जाते हैं कि वह अपने कुछ कार्यों को कार्यपालिका को सौंप देती है। वो कि व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका को कुछ कार्य सौंपे जाते हैं जिन्हें वो पूर्ण निष्ठा से पूर्ण करता है। तो व्यवस्थापिका जब कार्यपालिका को कार्य सौंपती है, इस विधि को, इस कार्य प्रणाली को प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। प्रदत्त यानी दिया गया है, प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? व्यवस्थापिका के द्वारा। किसे प्रदान किया गया है? कार्यपालिका को। तो व्यवस्थापिका द्वारा कुछ कार्य कार्यपालिका को सौंपे जाते हैं और उसी को प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं, जो नीति निर्माण संबंधी कार्यों को पूर्ण करने में कार्यपालिका अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान युग, आधुनिक युग में कार्यपालिका में विधानमंडलों का अधिवेशन बुलाना, उन्हें स्थगित करने का अधिकार कार्यपालिका प्रधान का होता है। व्यवस्थापिका को भंग करने व नव निर्वाचन का आदेश भी कार्यपालिका का ही कार्य होता है। कार्यों की अधिकता के कारण व्यवस्थापिका कार्यपालिका को कुछ प्रमुख कार्य सौंप देती है, जिन्हें पूर्ण करना भी कार्यपालिका का ही कार्य है। कार्यपालिका द्वारा समय समय पर कानून व उनके प्रभाव को बनाए रखना कानूनों के निर्माण के समकक्ष ही होते हैं। अतः व्यवस्थापिका द्वारा इन कार्यों को प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। प्रत्येक कानून को अंतिम स्वीकृति हेतु राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। कि व्यवस्थापिका जो कानून बनाने का कार्य करती है, उसके अधिवेशन बुलाना, उन्हें स्थगित करना कार्यपालिका का ही कार्य होता है। कार्यपालिका प्रधान का ही, कि यानी राष्ट्रपति ही अधिवेशन बुलाता है संसद के। हमारी व्यवस्थापिका सत्र के अनुसार कार्य करती है, कि जैसे हमारा भी सत्र होता है, शैक्षणिक सत्र कि जुलाई से शुरू होता है और मार्च अप्रैल तक चलता है, मई जून में छुट्टियां आ जाती है, तो एक शैक्षणिक सत्र हो गया। ये एक साल में एक व्यक्ति एक क्लास से दूसरी क्लास में आ जाता है, उसमें समस्त पाठ्यक्रम और एग्जामिनेशन वगैरह सब मिल जाते हैं। उसी प्रकार से व्यवस्थापिका भी कानूनों का निर्माण सत्र के अनुसार करती है, कि इस सत्र में इतने अधिवेशन हुए और इस अधिवेशन में ये कानून बने, ये निर्णय किए गए। तो उसको बुलाना, उसे स्थगित करना, ये दोनों ही कार्य राष्ट्रपति के कार्य होते हैं। और हम पढ़ चुके हैं प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्थापिका कार्यपालिका को कुछ कार्य सौंप देती है। तो इस तरीके से नीति निर्माण संबंधी कार्यों में भी कार्यपालिका प्रधान की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। अगला है वित्तीय कार्य।
कोई सा भी कार्य हो, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और ये धन की आवश्यकता की पूर्ति राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय वित्त में से ही पूर्ण की जाती है। तो कौन कौन से टैक्स लगेंगे और उन टैक्स से जो आएगा, जो कर होते हैं, कर से जो धन एकत्रित होगा, उस धन के ऊपर नियंत्रण भी कार्यपालिका का ही होता है और वो कार्यपालिका ही निश्चित करती है कि अगले वर्ष इस धन का वितरण समाज कल्याण के लिए या सार्वजनिक निर्माण के लिए किस प्रकार से किया जाएगा। तो वित्तीय कार्य में भी उसकी महत्वपूर्ण स्थिति रहती है। शासन के वार्षिक आय और व्यय का निर्धारण, राष्ट्रीय बजट का प्रारूप तैयार करना, उसे प्रस्तुत करना और आय के विभिन्न स्रोतों की मंजूरी देना भी कार्यपालिका का ही कार्य होता है। एक कार्य यहाँ पर मैं थोड़ा मिस कर गई, वो है न्यायपालिका का कार्य। न्यायपालिका का या न्याय का कार्य। कि कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों को भी पूर्णता देती है। किस रूप में देती है, इसे पढ़ते हैं कि कार्यपालिका प्रधान को सारा काम करने, सजा कम करने, सर्व क्षमा करने का अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त जो है उसे परमाधिकार भी कहा जाता है। राष्ट्रपति निरीक्षण, जुर्माना, हर्जाना या निंदा प्रस्ताव द्वारा न्यायालय की गतिविधियों पर अंकुश लगाता है। कि कार्यपालिका अध्यक्ष के एक महत्वपूर्ण कार्य है न्यायपालिका का कार्य या न्याय का कार्य। न्याय के कार्य का अर्थ होता है कि कार्यपालिका अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति को की सजा कम करने या सजा को स्थगित करने या सर्व क्षमा करने का अधिकार वो रखता है। संशोधित भी कर सकता है, उसकी सजा का प्रारूप बदल सकता है, तो ये उसको अधिकार होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी गतिविधियों पर राष्ट्रपति न्यायालय की गतिविधियों पर नियंत्रण बनाए हुए रखता है और अंकुश और नियंत्रण की वजह से ही वो न्याय के कार्यों को भी पूर्ण करता है। वो कार्य है कि राष्ट्रपति कभी भी निरीक्षण कर सकता है, कभी भी न्यायालय के कार्यों का निरीक्षण कर सकता है, वो हर्जाना लगा सकता है, वो जुर्माना लगा सकता है या फिर वो निंदा प्रस्ताव के द्वारा न्यायपालिका के न्यायाधीशों को आगाह कर सकता है कि वो इस प्रकार के कार्यों को कार्यान्वित न करें। तो न्याय संबंधी कार्य भी कार्यपालिका प्रधान के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय वित्त का अंतर्गत हो गया कि आय और व्यय का पूर्ण ब्यौरा कार्यपालिका अध्यक्ष द्वारा ही नियंत्रित होता है। अगला है विविध कार्य। कि विविध कार्य का अर्थ ये होता है कि बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो कार्यपालिका पूर्ण करती है, उनमें से है जैसे उपाधियों का वितरण, राष्ट्रीय आयोजन करना, विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना, विशिष्ट सेवाएं प्रस्तुत करवाना, पेंशन व जन कल्याणकारी कार्यों को संपादित करना आदि कार्यपालिका के कार्यों के अंतर्गत आते हैं। जैसे बहुत सारी उपाधियां होती हैं, भारत रत्न होती है और भी कई सारे राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं। उपाधियों के वितरण राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो राजदूतों की नियुक्ति करे और जो भी विविध प्रकार के राष्ट्रीय आयोजन होते हैं उन आयोजन को भी वो पूर्ण करता है। उनकी भी विशिष्ट जानकारी उसके पास होती है, उनकी नॉलेज उससे होती है। कई प्रकार के सम्मेलन होते हैं जो विभिन्न राष्ट्रों को करीब लाने के लिए होते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी इसके द्वारा ही, कार्यपालिका अध्यक्ष के द्वारा ही पूर्ण की जाती है।
तो इस तरीके से महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से 7 पॉइंट्स के माध्यम से हमने पढ़ा कि कार्यपालिका के कौन कौन से कार्य होते हैं और किस रूप में ये देश की सच्चे रूप में सेवा करता है।